नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में 80-20 की, 80-20 की बहुत बात हो रही है, लेकिन आज मैं बात करूंगा 60-40 की, 60-40 की। तो आप पूछेंगे, अरे भाई ये 60-40 क्या है? दरअसल जो 403 सीटें हैं विधानसभा की, 7 चरण में चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में। 3 चरण का चुनाव मुकम्मल हो चुका है। 172 सीटों पर बटन दबाया जा चुका है। यह लगभग 40% सीटें होती हैं। तो 40% सीटों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब 60 बाकी हैं। तो 40 की लड़ाई पूरी, 60 की लड़ाई बाकी। और पहले 3 चरणों में जो यह लड़ाई हुई, इसमें जो मुद्दे जिन्होंने सुर्खियां बटोरी, चुनाव में बहुतेरे मुद्दे होते हैं, बहुतों की चर्चा ही नहीं होती, स्थानीय भी मुद्दे होते हैं, पर मैं उन मुद्दों की बात कर रहा हूं जिनकी गूंज सुनाई दी हमें पिछले 3 चरण में। तो वो नरमी, गर्मी, तमंचा, आतंकवाद, पलायन, पाकिस्तान और किसानी भी, इन तमाम मुद्दों की गूंज सुनाई दी। लेकिन मुद्दे तो बहुत होते हैं। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश दिया, और इस वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने महंगाई डायन का जिक्र किया। आपको ध्यान होगा, इस महंगाई की 2010, 11, 12 में बहुत चर्चा हुई थी। 2010 में ही पीपली लाइव एक फिल्म आई थी, अगस्त 2010 में, और उसी का एक गाना था, सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खायत जात है। और तमाम राष्ट्रीय जो चैनल्स थे, न्यूज चैनल्स, शाम को चर्चाएं होती थी। ये गाना शुरुआत में सुनाया जाता था, फिर चर्चा होती थी। महंगाई का दंश झेला कांग्रेस ने। उस वक्त के वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी। वो हर 2 महीने बाद आते थे और कहते थे कि रुकिए रुकिए, थोड़ा सा सब्र और कीजिए, महंगाई को काबू में कर लेंगे। आज उसी महंगाई को लेकर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। निशाना मोदी सरकार पर था, निगाहें उत्तर प्रदेश पर। सोनिया गांधी ने कहा कि महंगाई ने जीना दूभर कर दिया है। बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ रही है और मोदी योगी सरकार गैर जिम्मेदार सरकार है। और महंगाई के साथ रोजगार को भी जोड़ दिया कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरियां नहीं मिल रही, वो परेशान है, किसान बदहाल है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अगले 4 चरणों के लिए क्या एक नैरेटिव सेट कर रही है वो पार्टी, उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी गूंज कतई नहीं सुनाई दे रही है। मैं कतई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, उत्तर प्रदेश में। तो सोनिया गांधी ने किस तरह से निशाना साधा, पहले उस पर एक नजर। आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने आपके बीच अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। मोदी योगी सरकार ने एक गैर जिम्मेदार सरकार का परिचय देते हुए आप सबकी तकलीफों के बावजूद मुंह मोड़े रखा और आंखें बंद रखी। उधर आतंकवाद के मुद्दे ने भी एंट्री की है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और इसके पीछे एक वजह है। वजह यह कि 18 फरवरी को गुजरात की स्पेशल कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। और यह फैसला किस केस को लेकर था? 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का मामला। इसमें 49 आरोपियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई गई। और एक बात इस फैसले में यह साफ निकली कि जो ये आरोपी थे, इनमें से 5 आजमगढ़ के थे। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का इलाका, यहां से सांसद भी हैं अखिलेश यादव। यह एपिसेंटर था जी, साजिश यहां से बुनी गई, षड्यंत्र यहां से रचा गया। और प्रधानमंत्री ने
इस मुद्दे को उठाते हुए सीधा एसपी पर निशाना साधा। उसके पीछे एक वजह भी थी। एक आरोपी जिसे फांसी की सजा सुनाई गई, उसके पिता के साथ अखिलेश यादव की तस्वीरें भी वायरल हुई पिछले 2-3 दिनों में। जब से यह फैसला आया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि साइकिल में अहमदाबाद में बम रखे गए थे। मैं हैरान हूं कि आतंकी धमाकों में साइकिल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। और यह तो आप भी जानते हैं, साइकिल दरअसल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो साइकिल को आतंकवाद से जोड़कर समाजवादी पार्टी को आतंकवाद से जोड़ा गया है कि, और यह अनुराग ठाकुर भी देश के केंद्रीय मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, कि आतंकियों को बचाना चाहती है समाजवादी पार्टी, रिश्ते नाते हैं आतंकियों से। यह संदेश साफ देने की कोशिश अब की जा रही है। तो पलटवार किया अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा खेत किसान को जोड़ती है साइकिल, समृद्धि की नींव रखती है साइकिल, समाज के बंधनों को तोड़ती है साइकिल, महंगाई का साइकिल पर असर नहीं, महंगाई को भी जोड़ लाए, सर पर दौड़ती है साइकिल, नौकरी दी नहीं जा रही, यूपी में 11 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, उनकी बात नहीं की जा रही। ध्यान भटकाने के लिए आतंकवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन आतंकवाद का दंश देश ने झेला है। इस कड़वी हकीकत से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। वो अहमदाबाद हो, सूरत हो, मालेगांव हो, हैदराबाद हो, मुंबई में लगातार सीरियल ब्लास्ट जो इस सदी की शुरुआत में हुए, दिल्ली ने भी वो दंश झेला है। तो आतंकवाद कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ता है मसला, और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसकी यूएसपी अपने पास रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो यह आतंकवाद की लड़ाई और आतंकवाद बनाम महंगाई, रोजगार और साइकिल की इज्जत की लड़ाई भी बन रही है क्या? वार पलटवार देखिए, प्रधानमंत्री ने कैसे वार किया, अखिलेश यादव का क्या पलटवार था। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। इनका जो छोटा नेता है, वो छोटा झूठ बोल रहा है, जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, यूपी उत्तर प्रदेश की लड़ाई महंगाई रोजगार पर आई और आतंकवाद बड़ी समस्या या ध्यान भटकाने में है भलाई। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा सांसद हैं, जफर इस्लाम। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, सुप्रिया श्रीनेट। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया, शहजाद अब्बास समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन स्टूडियो में मेरे साथ हैं। तो जफर भाई, यूपी की लड़ाई, धार्मिक ध्रुवीकरण, जातीय समीकरण, ये तमाम हमने समीकरण साधने, गांठने, बांधने की कोशिशें देखी हैं पहले 3 चरण में। लेकिन क्या अब ये जो महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा है, ये राजनीतिक संदेश है सिर्फ, या दरअसल गांव देहात में, ग्रामीण अंचल में, कस्बाई इलाकों में जो एक 30 परेशानी है वो नब्ज पकड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जहां तक महंगाई का सवाल है या किसानों का सवाल है या गांव में रहने वालों के जिंदगी किस तरह से बेहतर है उसका सवाल है, उन सब चीजों पे
आप भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के जो कार्यकाल में जो कुछ भी किया वो लोगों के सामने है, उनके दरमियान है। वो खुद इस मुख्तार है इस बात को समझने के लिए कि जो भी हमने किया है उससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई है। चाहे आप देखिए, अगर घर घर तक बिजली नहीं पहुंचती है तो वो काम भी हमने कराया है। हमने स्लोगन नहीं दिया, हमने स्लोगन देने वालों का काम किया है। अगर हमने ये कहा है कि आज सड़कें बनानी है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमने सड़कें बनाई हैं। गांव में सड़कें नहीं होती थी, आज वो सड़कें हो रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं। ये सेंसिटिव जो है हमारी सरकार ने लोगों को किया है, जनप्रतिनिधियों को किया है कि और सरकारों को किया है कि हम लोगों के लिए हैं और लोगों की सेवा करना और उसके लिए काम करना हमने किया है। हर वो किसानों को देख लिए, पिछले 7 सालों में जितना हमने किसानों के लिए किया किसी ने नहीं किया, छोटे छोटे किसानों तक के लिए किया। हाँ, 27 रुपए प्रतिदिन की आमदनी है। महंगाई की बात, अगर महंगाई की बात आप करते हैं, नहीं, किसान की मैं कह रहा था, आप ही के आंकड़े हैं, 27 रुपए प्रतिदिन आए हैं किसान की। सुनिए ना, 2016 में वादा किया गया था 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी, तब 6000 आए थी, यानी कि 21,000 करने का वादा था, 11,000 के करीब आए हैं। नहीं, इससे ज्यादा आए हैं। आप भी थोड़ा सा आंकड़ों में ठीक से कर लीजिए। अच्छा। उससे नहीं, मैं तो सरकार के आंकड़े बता रहा हूं, 2019 तक का तो आंकड़ा है 27 रुपए प्रतिदिन। अब सुन लीजिए, मैं जरा सा जो और पूरी बात कर ले, इसलिए कि आप तो बिल्कुल, मुझे कोई ऐसा डिबेट नहीं है जिसमें आपने मुझे बीच में रोका नहीं। मैं देखूंगा कि बाकी लोगों को बीच में रोकते हैं कि चलिए वो भी देखिए, हमारी बात ही नहीं कंप्लीट करने देते हैं संदीप भाई। अरे बोलिए ना, आप मेहमान हैं, मैं तो मैं ये बात कहना चाह रहा था कि जहां तक महंगाई की बात है, तो आप महंगाई का भी डेटा देख लीजिए। सीपीआई जो इंडेक्स है आज कहां पर है, और हमने पिछले 5 सालों में नहीं कहां पर है बताइए ना। 6.01 पर आ गया, नहीं 6 की आपने लक्ष्मण रेखा रखी थी, उससे पार आ गया है कि नहीं महंगाई का आंकड़ा? आप जरा सा 2 साल का जो CAGR निकाल के देखिए तो आपको अंदाज हो जाएगा कि क्या है ये बेस इफेक्ट की वजह से 6% है। ये आप भी जानते हैं, आप चूंकि आप पढ़ते लिखते हैं और आप इसकी समझदारी रखते हैं, इसलिए बेस इफेक्ट नहीं होता। तो ये शायद अगर 2 साल का अगर CAGR कैगर निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि 5% है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं संदीप भाई कि दुनिया में आप ग्लोबल इन्फ्लेशन अगर आप देखें, ग्लोबली इन्फ्लेशन सब दुनिया के हर देशों में बढ़ रहा है, लेकिन भारत एक ऐसी कंट्री जहां ग्रोथ भी हो रहा है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है, इसको सराहना भी चाहिए। देखिए आप जो बैठे हैं वहां पर सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए, वो आपके चैनल का है एजेंडा, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम उस पर कटघरे में सरकार को खड़ा करना चाहिए, लेकिन जो चीज सही है वो भी तो मानिए। आज यूएस में आपने एजेंडा शब्द इस्तेमाल किया, जफर भाई आपने गंभीर आरोप लगा दिया। एजेंडा नहीं, मतलब जो मैं एजेंडा नहीं कहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एजेंडा आप कह सकते हैं। नहीं, आप जो अप्रोच है, आरोप लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बहुत मेरी मोटी चमड़ी है। नहीं, आपने एजेंडा शब्द इस्तेमाल किया, सुनिए तो मैं मानता हूं हम पत्रकारिता का धर्म निभाते हैं। पत्रकारिता का मतलब ही होता है सत्ता में जो बैठा हो उससे कड़वे तीखे सवाल पूछना, और वो हम पूछेंगे, वो पत्रकारिता का धर्म हम निभाएंगे। सुनिए, आपको मैं कह रहा हूं कि आप वो धर्म निभाइए और हम आपको उस धर्म निभाने में आपकी जितनी इमदाद कर सकेंगे करेंगे। इसलिए कि मैं खुद कह रहा हूं आपसे कि आप मुझे कटघरे में सरकार को खड़ा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये काम है आपका और हमको कटघरे में रहना ही चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं स्वयं कितनी बार कहा कि कटघरे में सरकार रहती है, हमें जवाबदेही देनी है। तो इसलिए आप एजेंडा कह रहे हैं, गैर वाजिब सवाल हो तो बिल्कुल बोलिएगा। अब आपने एक मिनट सुनिए ना, एजेंडा सुनिए ना, आपने महंगाई की जो बात की, आंकड़े मैं मानता हूं 7 साढ़े 7 साल, अभी पहली बार महंगाई 6.01 पर आई, 6 का आंकड़ा पार किया। आप 5 कह रहे हैं, मैं कहता हूं 4.5 भी रही, 4% भी रही। लेकिन ये ना आंकड़ेबाजी का खेल आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, देश के टॉप मोस्ट बैंकर रहे हैं। ये जो बास्केट होता है ना कि कितनी वस्तुएं का कितना पुट है, उस पर यह निर्भर करता है। सवाल बड़ा सीधा, 3 उदाहरण दे रहा हूं। 80 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए के पार है कि नहीं? 594 रुपए जो 1 दिसंबर 2020 को गैस का सिलेंडर दिल्ली में था, आज की तारीख में 1000 रुपए छू रहा है या नहीं?
जिसमें गरीबों को भी उतने में ही खरीदना पड़ रहा है। और जो ये पेट्रोल डीजल की मार जो हमें पड़ी थी, 36 रुपए दाम बढ़ गए। अब आपने 5 रुपए डीजल पर, 10 रुपए पेट्रोल पर घटाया एक्साइज। ये मानते हुए मैं कह रहा हूं, अभी तो आजकल बाजार सो रहा है ना। बाजार के हवाले आप कीमत बताते थे, $59 थी 3 नवंबर को जब आपने एक्साइज ड्यूटी घटाई। आज की तारीख में $95 है कच्चे तेल की कीमत। आप दिल पर हाथ रखकर मुझे बता दीजिए 10 मार्च के बाद फिर से 120-130 रुपए पेट्रोल की कीमत होगी कि नहीं होगी। मैं इस महंगाई की बात कर रहा हूं, 3 उदाहरण दिए आपको। मैं अब जवाब देता हूं। देखिए, बहुत सारी चीजें जो होती हैं, जैसे आपने अभी पेट्रोल का, डीजल का जिक्र किया, हमने एक अजम्पशन लगाया है 10 रुपए कम करने के बाद भी कि कितने इसमें ग्लोबल मार्केट में था कि एक अजम्पशन था, आप भी स्टडी किया होगा कि अगर यूक्रेन और इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था, लेकिन अपवर्ड प्रेशर नहीं था, डाउनवर्ड प्रेशर था जो क्रूड के प्राइसेस पे था कि नहीं, बताइए। आज से 2 महीने पहले ठीक कह रहे हैं, था कि नहीं? था, सारे एक्सपेक्टेशन थे। हाँ, सारे एक्सपेक्टेशन थे कि क्रूड प्राइसेस नीचे आएंगे। लेकिन अब यूक्रेन के क्राइसिस और ऐसी क्राइसिस, उसको आप पहले से कोई कैलकुलेट करके तो रख नहीं सकते। जाहिर है, या ऐसी क्राइसिस आएगी तो उसके बारे में सरकार उसके बारे में चिंता करेगी कि उसको कैसे निपटा जाए, ताकि 10 मार्च के बाद जैसा 2 मई के बाद हुआ था, पिछले साल 5 राज्यों में ही चुनाव थे, 64 दिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े और फिर ऐसे सरपट भागे कि हमारी सांस निकाल दी। वही हाल हो सकता है ना 10 मार्च के बाद। देखिए, गलत तो मैं सवाल नहीं पूछ रहा। नहीं, दो तीन चीज। हाँ, बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, तो मैं आपको इसका जवाब भी एकदम संजीदगी से दे देता हूं, जिम्मेदारी के साथ। देखिए, सरकार को सरकार भी चलाना है, गरीबों का ध्यान भी रखना है, गरीबों के सेवा भी करनी है, और इस देश में अगर गरीब हैं तो उनकी चिंता भी सरकार को करनी है। कोई आप बजटरी एलोकेशन देखिए, जिस तरह से हम करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो प्राइसेस जो है उसके एक सडन अजम्पशंस के साथ बजट भी बनता है, लेकिन हम उस चीज को ध्यान रखते हुए आगे, ऐसा नहीं कि स्टैटिक खाली एक स्टैटिस्टिक्स है वो, और स्टैटिक है वो जो डेटा जो है वो, हम जब अगर जरूरत पड़ने पर सरकार जो है कंपैशनेट सरकार है, वो आगे बढ़ाती है और भी एलोकेशन नहीं, ये महंगाई की मार दरअसल ज्यादा तीखी इसलिए भी हो रही है कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। क्या आप ये बात भी मानेंगे? अब नौकरियों का सवाल है, नहीं, नौकरियों का सवाल है। देखिए, नौकरियों का सवाल ऐसा है, आप भी जानते हैं कि फॉर्मल सेक्टर में, अगर ईपीएफओ को तो मानते हैं फॉर्मल सेक्टर का है, वो 0.5 मिलियन मतलब 5 लाख जॉब हर महीने होते थे, अब वो 10 लाख, अब 11 लाख तक आ गई जॉब पर मंथ। मतलब आपको कितना हो गया? फॉर्मल सेक्टर में अगर है तो थंब रूल क्या बोलता है कि अगर फॉर्मल सेक्टर की एक व्हाइट कॉलर जॉब हो तो उसके 5-6 ब्लू कॉलर जॉब होती है। तो कम से कम आप उसी के रेशियोज देखें तो हम तो जॉब क्रिएट कर रहे हैं, और जिस तरह का कैपेक्स हो रहा है, जिस तरह का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के, जिस तरह से बाहर से अब एफडीआई आ रहा है, और जिस तरह से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में है, मुझे लगता है कि जॉब की कोई चिंता नहीं रहेगी। तो भविष्य में, वर्तमान की पर बात हो रही है, और इसी को जोड़ते हैं अखिलेश यादव कि 11 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। उन्होंने इस्तेमाल किया, ये शब्द मेरा शब्द नहीं है, कि पहलवान, हारने वाला पहलवान गुस्से में होता है। अब गुस्से में आप आतंकवाद को साइकिल से जोड़ देते हैं कि महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हट जाए। ये अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि आप जरा इस बात को दोहराइए कि वैक्सीन 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 वैक्सीन, सुबह शाम रात कांग्रेस के हर प्रवक्ता को वैक्सीन दिखता था। आज देखिए वैक्सीन कहीं नहीं दिखता, इसलिए कि हम जब कह रहे हैं वर्तमान में भी भविष्य में भी सबको सुरक्षित रखना। उसी तरह मैं जॉब के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था, आज वर्तमान में जॉब इतनी क्रिएट हो रही है और भविष्य में भी उतनी ही क्रिएट होगी। जब प्राइवेट कैपेक्स होगा तो और होगा, और ये चिंता, ये बात करना भूल जाएंगे इसके बारे में, हर थोड़ी छोटी चीज के बारे में भूल जाते हैं। अब घर घर मैं आतंकवाद की बात कर रहा था। ये आतंकवाद ने जो एंट्री की है कि साइकिल पर बम लेकर आते हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं गरीब चलाता है, युवा चलाता है, किसान चलाता है ये साइकिल। देखिए, जो बॉम्ब ब्लास्ट का रेफरेंस दिया था उस साइकिल पे था, वो आप मालेगांव में, आपको तो पता है। दूसरी बात कि जो अगर ऐसे कई बॉम्ब ब्लास्ट हैं जो साइकिल में छिपा के रखते हैं, इसको क्या आप इनकार कर सकते हैं? वो एक रेफरेंस पॉइंट है।
जो थॉट प्रोसेस है, इसलिए उसको अगर उसको सही से और जो है सही से देखना है तो उन्होंने इसको एक थॉट प्रोसेस को जोड़ा कि इनकी क्या सोच है साइकिल वालों की। इनकी सोच ये है कि जो मतलब समाजवादी पार्टी आतंकियों से उसकी विचारधारा मिलती है, आतंकियों को बचाती है। नहीं, देखिए आप पूरे तफसील से जाइए ना, क्या कोई अगर आतंक के चार्जेस में बंद हुआ है तो उसको रिहाई करनी चाहिए कि उसकी और पुख्ता जानकारी लेनी चाहिए। सब रिहाई करने का काम किसने, ढीलापन किसने दिखाया, तो वो जाहिर है लोगों के दरमियान तो आना चाहिए, वो बात आती है और उसका जिक्र होता है तो लोग समझते भी हैं। शहजाद अब्बास, अगर आपके नेता के साथ एक आतंकी जिसे फांसी की सजा सुनाई गई, उसके पिता की तस्वीरें अगर सार्वजनिक होती हैं तो क्या आपके रिश्ते कैसे हैं इन आतंकियों से, उस पर सवाल नहीं उठेंगे? क्या ये सवाल जायज नहीं होंगे? बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका, और मैं माफी चाहता हूं कि मुझे देर लगी जुड़ने में। देखिए, बात यहां आप उत्तर प्रदेश के अंदर जब से चुनाव शुरू हुआ है तो वो चुनाव जो है वो बेरोजगारी और महंगाई और बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों के ऊपर और कोरोना के अंदर जो लोग मर गए हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला, ये चुनाव वो चुनाव है, उसके लिए चुनाव हो रहा है, ना कि ये किसी आतंकवादी की बात के ऊपर चुनाव हो रहा हो या कहीं खालिस्तान, पाकिस्तान या जिना किना के ऊपर हो रहा हो। ये चुनाव उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। चुनाव जो हो रहा है वो बहुत ही उत्तर प्रदेश की जो 30 करोड़ जनता है वो एक ठोस और मजबूत सरकार चाहती है। वो ये चाहती है कि रोजगार जो है उसके अवसर जो है वो खुले, उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की तरफ जाए। ये चुनाव उसके लिए हो रहा है। ये एक पुरानी कहावत है शहजाद भाई कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। राजनेता बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और उसकी बानगी तो एक मिनट सुनिए ना, उसकी बानगी आपने दिखाई ना। नाहिद हसन को बनाया ना कैराना से उम्मीदवार, पहले दूसरे चरण के मैं आपके उम्मीदवारों की लिस्ट देख रहा था, खास दूसरे चरण में 46% तो उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, एडीआर की रिपोर्ट है, आप नंबर 1 है इस मामले में। इस बात को डिनाई करेंगे क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम अगर कहीं गलत ना हो तो 136 जो है इनके वो लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। बात यहां अपराधियों की नहीं हो रही है, बात यहां हो रही है कि जो 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की दुर्दशा हुई है उसके वो बहुत ही अहम नहीं, आप ये बात भी तो बताएंगे वो तस्वीर सही है या नहीं है। या अखिलेश यादव ये कहें, अब वो बताने लगे जी साइकिल को जोड़ दिया बम से, साइकिल तो गरीब आदमी चलाता है, युवा चलाता है, ये तो हारते हुए पहलवान है जो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ये बताइए वो तस्वीर सही है, जायज है? या अखिलेश यादव कहें कि मेरा आतंकियों से कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं? देखिए संदीप जी देखिए, ऐसा है कि अगर कोई किसी आतंकवादी संगठन से कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो गृह मंत्रालय इनके पास है, इनको उसकी जांच करना चाहिए। और 5 साल से ये खामोश क्यों थे इस आतंकवादी मुद्दे पे? आज जब चुनाव हो रहा है अवध और पूर्वांचल का, आज इनको आतंकवाद की बात याद आ रही है। अगर ये बात करते हैं आतंकवाद की तो आप बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर अजहर मसूद को किसने छोड़ा था? कंधार तक ले जाके छोड़ा था। तो हम तो इनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। क्या ये मुद्दा है? इसका मुद्दा नहीं है, बिल्कुल मुद्दा है। इस वक्त सरसों का तेल 220 रुपए में बिक रहा है, गैस सिलेंडर 1100 रुपए का बिक रहा है, पेट्रोल के दाम, मैं अभी आपकी बात को सुन रहा था कि क्या इलेक्शन के बाद पेट्रोल 200 रुपए में बिकेगा। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पे बताए कि जो उन्होंने ऑक्सीजन लगाया और ये जो वैक्सीन लगाया है इन्होंने, ये वैक्सीन पे इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता बराबर ये कह रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगाई। आपने वैक्सीन नहीं लगाई, आपदा है। इस आपदा के अंदर जो भी आपके नेता तो लगवाने को तैयार नहीं थे, वैक्सीन को लेकर भ्रामक बातें कर रहे थे। देखिए, आपदा के समय में कोई भी सरकार होगी उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर मेरी सरकार होती तो मेरी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी बनती है, तो उसमें सरकार का हाथ बटाना चाहिए था। आप करने निकल पड़े राजनीति। समाजवादी पार्टी की सरकार ने आपदा के समय आदरणीय अखिलेश यादव जी हो या डिंपल जी हो या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता, सबने आपदा में मदद की। इन्होंने मुकदमे लगाने का काम किया है। मैं खुद आपदा के अंदर अपनी वैक्सीन हेजिटेंसी आपने प्रमोट की,
पर अभी वैक्सीनेशन तो पुराना मुद्दा हो गया है। सुप्रिया श्रीनेठ, आज यकायक सोनिया गांधी को महंगाई और बेरोजगारी की याद आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम लगातार महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। और अगर आपने प्रियंका जी को सुना हो तो उन्होंने बड़े एम्फैटिकली कहा है कि गर्मी और चर्बी इस चुनाव का मुद्दा नहीं है, इस चुनाव का मुद्दा भर्ती है। सोनिया जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी रायबरेली को संबोधित कर रही थी, जहां पर 23 तारीख को चुनाव है, और उस संदर्भ में उन्होंने बात बोली। मैं तो खुश हूं कि ये चुनाव 80-20, अब्बाजान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान से थोड़ा बहुत निकल रहा था, और विवश होकर इनको, जिन लोगों ने ये आपदा लाई किसानों पर, इनको बात करनी पड़ी छोटा जानवरों की। योगी जी बात कर रहे हैं, मोदी जी बात कर रहे हैं। अरे प्रभु, आप ही की सरकार की लाई हुई आपदा है, तो अपनी ही बात करके ऐसे क्यों दिखा रहे कि पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो स्तरहीन भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास तौर से उत्तर प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो सभ्य समाज पर एक धब्बा है। सच तो यह है, इस चुनाव के दो ही मुद्दे हैं, एक्चुअली 3: बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई और किसानों का शोषण। उसको छोड़कर ये हर बात करने को आमादा है। चलिए महंगाई की बात करते हैं। सुप्रिया, एक सेकंड। उस वक्त 2010, 11, 12 का जो मैंने जिक्र किया शुरुआती संबोधन में, आप देश की एक नामचीन बिजनेस जर्नलिस्ट थी। मैंने गलत जानकारी तो नहीं दी? वक्त आता है, दिक्कतें आती हैं। क्या आप डिनाई करेंगी इस सरकार ने 7.5 साल में जो आरबीआई मैंडेटेड लक्ष्मण रेखा है उसके भीतर महंगाई को काबू में रखा? महंगाई तो जो सरपट दौड़ी थी, जो डायन की शक्ल अख्तियार की, वो 2010, 11, 12 में हमने देखी ना। हर बार 2 महीने का वक्त मांगते थे। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे और वो कभी काबू में नहीं आई। मैं गलत तो जानकारी नहीं दे रहा ना? मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा, क्योंकि ये मुझे मौका देता है इनकी झूठ बताने का और थोड़ा सा इकोनॉमी बताने का। भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे वो इकोनॉमी के जानकार हैं, उनको पता है वो गलत बता रहे, लेकिन मैं ही बता देती हूँ। आज की तारीख में रिटेल इन्फ्लेशन 7 महीने में सबसे ऊपर है, और जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो 20 साल में सबसे ऊपर है। उसको छोड़ दीजिए, आज ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन आखिर क्या होता है? महंगाई बनाम ग्रोथ इज रियल ग्रोथ रेट। इन्होंने तो कोरोना आने से पहले ही ग्रोथ रेट को अधिया दिया था, 8.2 से 4.1 2016 से 2020 के अंदर ही कर दिया था। अब वो नेगेटिव में चला गया है। तो ये जो महंगाई है, ये उस महंगाई से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर 84% जनता की आय कम हो गई है। यहाँ पर बेरोजगारी का आलम है। यहाँ पर 15 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनकी आय आधी हो गई है, और इसलिए ये महंगाई कमर तोड़ रही है। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कांग्रेस की महंगाई कबूल कर रही थी जनता, क्योंकि साथ में पैसे भी कमा रही थी। अब महंगाई कमर तोड़ रही है कि चाहे वो कहने को कम हो महंगाई आपके मुकाबले, यानी कि उस वक्त खैर आप कांग्रेस में नहीं थी, मनमोहन सिंह सरकार के जमाने में, पर आज की तारीख में आमदनी कम है तो महंगाई की मार ज्यादा हो गई। मैं वही कहना चाह रही हूं, जिस गाने का आप जिक्र कर रहे थे वो हम सब ने बहुत दिखाया था, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। आज असलियत यह है, क्योंकि महाराजगंज अपने जिले जनपद में हूं, आज सखी सैया नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हो गया है। और आज महंगाई सिर्फ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की नहीं बढ़ी है, आज महंगाई बढ़ी है, आटा गुना हो गया 8 साल में, चाय की पत्ती तिगुनी हो गई, पकौड़ा तलने वाला तेल जो हिदायत देते थे मोदी जी वो 220 किसी ने बताया उसके पार है। अरहर की दाल आम जनता खा नहीं सकती है। शैम्पू, तेल, साबुन, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आग नहीं लगी? अरे हवाई चप्पल आपने महंगी कर दी, कपड़े पर आपने टैक्स लगा दिया, ये हालत आपने देश की कर दी। जब 6 लाख ऐसे एमएसएमईज बंद होती है उसका प्रभाव होता है। और यहां पर आकर मैं ये छोटी सी बात जरूर कहना चाहती हूँ आपके दर्शकों को, ये कहना कि ईपीएफ नंबर्स, अगर आपके संस्थान में 19 वर्कर्स हैं तो आपको ईपीएफ के साथ रजिस्टर नहीं करना है। जहां आपने एक बढ़ाया वहां पर आपको रजिस्टर करना है। तो ये बिल्कुल गलत मानक है। द रियल मानक इसकी कितनी एमएसएमई, मतलब जो आंकड़े आपको सूट करे वही आंकड़े आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं। 29.5 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं ना सरकार ने, स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, हजारों की तादाद में स्टार्टअप्स हो गए जो पहले सैकड़ों में थे। बहुत अच्छी बात है। वो मुद्रा लोन में से कितने एनपीए बन गए और उन मुद्रा लोन में से कितनी नौकरियां बन गई, बता सकती है भाजपा की सरकार?
आपने कितने लोन माफ किए? 8.5 लाख करोड़ के आपने राइट ऑफ किए, उसको आप बता सकते हैं? आप किसान का कर्जा माफ नहीं करिएगा, आप राइट ऑफ करिएगा। और यहाँ पर जो झूठ बोला गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है उससे नौकरियां बढ़ेंगी, जी नहीं साहब। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 लाख करोड़ स्टेट्स को लोन था और 51,000 करोड़ से ऊपर इस बार के बजट में। पर सुप्रिया, मुझे ये बताइए, महंगाई, जो ये बेरोजगारी, क्या ये चुनावी मुद्दे होते हैं? क्या आप ये बात भूल रही हैं कि एक लाभार्थी जाति भी क्रिएट की है बीजेपी ने? 5 किलो अनाज ही नहीं इस वक्त, तो क्योंकि योगी सरकार भी अलग से अनाज दे रही है, अनाज ही नहीं, साथ में दाल भी, साथ में तेल भी, साथ में नमक और चीनी भी। एक वो लाभार्थी जाति के पास वो सामान आ रहा है, मुफ्त में टीके भी लगवाए गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी हो रहा है। तो आर यू बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री? Absolutely not. I am in a rural constituency like महाराजगंज, और जब यहाँ पर मैं लोगों से बात करती हूँ, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी भड़े एक बुढ़िया औरत के सर पर नमक का बोझ डाल दे और नमक का हक अदा करने के लिए उससे वोट मांगने लगे। ये इनका कर्तव्य है। जनता जानती है कि आपको राशन और नमक देना है और ये भी फूड सिक्योरिटी एक्ट का हिस्सा है, लेकिन सच तो ये है कि जिन बेरोजगारों को आपने लाते मारी, जिन रोजगार को आप खा गए, जिस आय को आपने आधा कर दिया, उसके चलते लोग परेशान हैं। और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, शायद दिल्ली में तो ये क्या अकेले केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी है? सुधींद्र भदौरिया, क्या अहम मुद्दों पर चुनाव लौटता दिख रहा है या ये ताल ठोकी जा रही है? चुनाव के अपने मुद्दे, अपनी एक गति, अपना एक इमोशन होता है। देखिए, भारत में आज़ादी के बाद से बहुत सारे चुनाव इस देश ने देखे हैं और जनता ने भी देखे हैं और सबको देखा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस प्रकार की बहसें उठ रही हैं, इस प्रकार के प्रश्न उठाए जा रहे हैं और इस प्रकार की चर्चाएं मीडिया भी उठा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पुरानी डिबेट्स भी उठा के देख लीजिए, संसद की भी देख लीजिए और पुराने से पुराने अखबार आज़ादी के बाद के उठा के देख लीजिए। इसमें सभी सरकारें, खास तौर से 2 सरकारें तो रही हैं, कांग्रेस की भी रही है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बहुत लंबे अरसे तक रही और हमने नारे भी सुने, बड़े नारे सुने और नारे पक्ष के भी सुने और विपक्ष में भी सुने। हमने नारा सुना जब जवाहरलाल जी से जैसा लोकप्रिय प्रधानमंत्री था तो लोग नारे लगाते थे कि वारे नेहरू तेरी शान, भूखा नंगा हिंदुस्तान। उसके बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने कहा हम गरीबी हटा दो, हम गरीबी हटाना चाहते हैं, ये इंदिरा हटाना चाहते हैं। पर गरीबी कितनी हटी वो भी देश ने देखा। अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी कई बार प्रधानमंत्री रहे और इनकी भी सरकारें हैं। अब मोदी जी की पिछली 2 बार से प्रधानमंत्री वो भी बने हुए हैं। तमाम वादे उन्होंने किए, अच्छे दिन से लेके 2 करोड़ रोजगार देने के। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। वर्तमान में तो इटावा में जहां था, देखिए इस बार मैं अभी आज ही लौटा हूं, चुनाव में मैं था करीब 5-6 दिन इटावा के अंदर, उसके आसपास के जिलों में भी, कानपुर देहात में भी, बुंदेलखंड में भी। तो वहां के एक विधायिका का मैं देख रहा हूं, बीजेपी की विधायिका, जो वो कह रही हैं, वो आपने भी शायद देखा होगा, इतना वायरल हुआ है। वो कह रही हैं कि हमारा गल्ला भी खा गए, हमारा नमक भी खा गए, हमारे पैसे भी खा गए, पर हम हमारा नमस्ते भी नहीं ले रहे हैं, नमस्ते भी नहीं कर रहे हैं। तो जनता बहुत परेशान है और जनता परेशान है, सबसे उन लोगों से ज्यादा परेशान है कि जो लोग इस तरह की बातें तो उठाते हैं, लफबाजी से कुछ नहीं होगा। सबकी सरकारें देखी हैं, सबके व्यवहार देखा है और सबका आचरण देखा है और किसने क्या क्या किया है जनता के लिए ये भी देखा है। कुछ लोग जब दंगे होते हैं, विकास जो हो रहा है, जो ताल ठोक रही है बीजेपी, एक मिनट सुधींद्र भदौरिया, 1 लाख से जो बीजेपी, एक मिनट सुनिए ना, जो बीजेपी विकास की ताल ठोकती है कि हमने एक्सप्रेसवेज का एक पूरा जाल बिछा दिया, अलीगढ़ में हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो रहा है, लोगों के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, वैक्सीन हमने लगाया, क्या आप इन बातों को डिनाई करेंगे कि ये डबल इंजन सरकार है? और यहां पर सुरक्षा का जो एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा पुट देने का दावा कर रही है बीजेपी।
हमारी तो एक सिंगल इंजन की सरकार थी बहन मायावती जी की, जिसने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक्सप्रेसवे, आप भी जाके देख लीजिएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, उसका प्रस्ताव सबसे पहले बहन मायावती जी ने रखा था। और मैं ये भी कह दूं, चाहे वो मेट्रो वगैरह की शुरुआत है, इसकी नींव भी उन्होंने ही रखी थी, और तमाम बहुत सारे काम किए थे। पर सबसे बड़ा काम था, उन्होंने ये अपराधीकरण, दंगे, इन सबको भी काबू में किया था। तो मैं कहना यह चाहता हूं, सबको देखा है, परखा है, कसौटी पर कसा है, और इस बार चुनाव के अंदर मैं आपको बतला दूं, बहुत चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। और मैं समझता हूं कि जो लफबाजी कर रहे होंगे उनके पक्ष में ये परिणाम नहीं होंगे। पर जब आतंकवाद की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या ये सही नहीं है कि 2008 में अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए, उनमें से 38 लोगों को 49 में से फांसी की सजा सुनाई गई है, उनमें से एक के पिता समाजवादी के एक अहम कार्यकर्ता थे, वो तस्वीरें हैं। मैंने इतनी जगहों का जिक्र किया, पिछले 7 सालों में ना धमाके हुए, ना कोई ऐसा बड़ा आतंकी हमला हुआ। हाँ, पुलवामा और जम्मू कश्मीर की बात अलग है, बाकी देश की बात कर रहा हूं। तो उस बारे में क्यों नहीं बात करेगी बीजेपी? या ये समस्या से, इन मुद्दों से जो आप उठा रहे हैं, भटकाने का एक जरिया आप देख रहे हैं? देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि चाहे आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी खतरों से सुरक्षा हो, देश की सुरक्षा होनी चाहिए, और वो सरकार भी उसके लिए उसकी जिम्मेदारी। और देश हमेशा, चाहे कारगिल का युद्ध रहा हो, चाहे उस समय बांग्लादेश के समय का युद्ध रहा हो, या भविष्य में भी कभी होगा, मैं समझता हूं इस देश की जनता और ना पॉलिटिकल पार्टीज कोई पीछे नहीं हटने वाली। सब पूरे देश की उस समय की सरकार जो भी चल रही होती है उसके साथ थी, और भविष्य में भी रहेगी। पर जवाबदेही जरूर बनेगी उन लोगों की जो सरकार चला रहे हैं और अक्षम हैं, अगर उनके से प्रश्न किए जाएंगे। और बाकी लोगों का अतीत है, अतीत देख रखा है लोगों ने, अगर मान लीजिए किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब ये केवल चुनाव का ही केवल इशू है, और फिर तो सबको देखा है, पार्लियामेंट पे भी हमला हुआ है, हमारी संसद पर भी हमला हुआ है, कौन कौन लोग प्रधानमंत्री थे तब भी हमला हुआ है। और हम ये भी कहेंगे कि ये इस प्रकार के जो सवाल और जवाब केवल चुनाव के मौके पे नहीं होने चाहिए, हमारी रोज की जिंदगी की अस्तित्व के सवाल हैं जिस पर पूरा देश एक है, उन पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सुकेश, किस तरह से देखेंगे? एक तरफ महंगाई, रोजगार की मार की बात की जा रही है, दूसरी तरफ देश की सुरक्षा की दुहाई देते हुए आतंकवाद की भी बात की जा रही है। और यह मामला दरअसल 14 साल पहले का है, जिस पर सजा अब सुनाई गई 18 तारीख को। जब आप चर्चा कर रहे थे, शुरुआत की आपने, तो मुझे ध्यान आया कि एक पुरानी अंग्रेजी में कहावत है, ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। यस। इस देश में मूलतः 2 पार्टियों ने शासन किया है, एक कांग्रेस ने, एक बीजेपी ने। छोटी मोटी अवधि ऐसी रही है जिसमें बाकी प्रधानमंत्रियों ने भी काम किया है। उन दोनों को महंगाई का दंश मालूम है। 1998 में सुषमा स्वराज दिल्ली का चुनाव लड़ रही थी, उनको सेंटर से दिल्ली की राजनीति में भेजा गया कि दिल्ली जिता के लाएंगी। प्याज ने रुला दिया उनको। आपने ठीक कहा और आपने चुरा लिया। आपका बोलने का मौका, आपको बोलने का मौका पहले था, तो आपने पहले कह दिया महंगाई डायन खाए जाते। मतलब 2010, 11, 12, और मुझे अच्छे से याद है कि वही सुषमा स्वराज जो महंगाई के मुद्दे पे दिल्ली में चुनाव हार गई थी 2010, मुझे अगर ठीक डेट याद है 25 फरवरी 2010। और इस दौरान संसद में एक परिपाटी थी कि महंगाई अगर बड़ा मुद्दा है तो उस पर कार्य स्थगन का नोटिस होता था, उस पर चर्चा होती थी। और मुझे अच्छे से याद है कि सुषमा स्वराज ने कहा कि पिछले 5 सालों में ये नवी बार हम महंगाई के मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने एक भारतीय गृहिणी की तरह माफ कीजिएगा, उन्होंने बताया कि संसद को और बाकी जो उनके कॉलीग्स थे उनको कि
एक पर्चा निकाला और बताया कि केंद्रीय भंडार से सामान जो मैं लेती हाँ, याद हूं है उसका मुझे। उसकी कीमत बता रही है। उन्होंने फिगर्स नहीं बताया कि महंगाई को मनमोहन सिंह सरकार ने कहां रोक के रखा है, वो 6% से ऊपर है या उसके नीचे है। उन्होंने महंगाई जो जनता को सीधे सीधे अफेक्ट करती है वो बताना शुरू किया था। तो महंगाई के मुद्दे पे कांग्रेस सरकार ऐसी घिरी कि उससे निकल नहीं पाई और उसके बाद वो 12 ही नहीं 13 में भी उसको सड़क पर भी उतारा। स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरी, ये भी तस्वीर थी। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार 35 रुपए कर देंगे। बीजेपी के समर्थक बहुत से लोग ये वादा देते घूम रहे थे अलग अलग इंटरव्यूज में। उसी के बाद ऐसे बहुत सारे टर्म कोइन किए गए। जब नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ और प्रधानमंत्री के तौर पे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे आए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, एक बहुत बड़ा मुद्दा थी महंगाई, और जिसके बिना पे कांग्रेस को जाना पड़ा। उसमें बाकी चीजों ने भी आहुति डाली, भ्रष्टाचार से लेकर तमाम चीजें सामने आ गई। तो इन दोनों दलों को मालूम है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन सत्ता का एक अपना चरित्र होता है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो फिगर्स बताती थी, अब बीजेपी सत्ता में है तो वो फिगर्स बताती है कि हमने 6 से नीचे महंगाई को रोक रखा है, 6% से ऊपर हमने होने नहीं दिया। भले तेल 250 रुपए किलो हो जाए। मैं बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ इलाकों में यूपी के गया था। महंगाई एक मुद्दा है, हमेशा होता है। वो कैटलिस्ट के तौर पे होता है कि बाकी चीजों के साथ वो जुड़ जाता है। हाँ, और जब जुड़ लग जाता जाए है वो चौंक या तो स्वादिष्ट बना देगा किसी के लिए, या किसी के लिए किसी का मुंह जला देगा। बिल्कुल। हाँ। वो मार करता है। हाँ। अब बहुत इसमें बीजेपी की मास्टरी है, वो ध्यान भटकाती है। आपने कॉन्टेक्स्ट दिया, मैं व्यक्तिगत कारणों से बिहार में था, तो वहां जब मैंने प्रधानमंत्री का यह भाषण सुना तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने आखिर क्यों बोला ऐसा। तो पता लगा, जिसका हवाला आपने दिया कि समाजवादी पार्टी का एक नेता है, उसके बेटे पे आरोप तय हुए हैं, उसे दोषी करार दिया गया है, तो एक कॉन्टेक्स्ट प्रधानमंत्री ने ले लिया। लेकिन होता क्या है कि प्रधानमंत्री ने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा, लेकिन एक लाइन दे दी। उसके बाद मैं 2-3 बयान देख रहा था। डुमरियागंज से विधायक हैं और विधायक के उम्मीदवार हैं, उन्होंने ऐसी बात कही है जो मैं कहना नहीं चाहता मुसलमानों के बारे में, कि जो हमें वोट नहीं देगा वो लोग दोगले हैं। आगे मैं नहीं कहना चाहता हूं। वहां उन्होंने खाटी तौर पे हिंदू मुसलमान करना शुरू किया, जिसका ध्यान देना चाहिए चुनाव आयोग को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी। ब्रजमोहन अग्रवाल बहुत दिनों तक मंत्री रहे, मध्य प्रदेश में भी, फिर छत्तीसगढ़ में भी। वो उत्तर प्रदेश में प्रचार करने आए हुए हैं। उन्होंने कहा मंदिर कौन बना रहा है अयोध्या में, मथुरा में कौन बनाएगा, और अखिलेश आएंगे तो क्या बनाएंगे, तो कब्रिस्तान बनाएंगे, उसकी बाउंड्री बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। तो एक कन्वीनियंट तरीका है कि पूरे मुद्दे को ध्यान भटकाने के लिए एक दूसरे डायरेक्शन में ले जाइए, और वो चीजें आपको, आपके अंदर वो उन्माद पैदा करती है। तो ये बड़ा एक ऐसा तरीका है जिसमें एक बड़ा नेता, अगर उसने एक कॉन्टेक्स्ट में भी बात कही है, वो नीचे जब जाती है और परकुलेट करके जब आम कार्यकर्ता में जाती है तो वो हिंदू मुस्लिम का रूप ले लेती है। तो आपसे जब महंगाई की बात कोई करेगा तो उसका जवाब आपको ये मिलेगा। तो मुझे लगता है कि महंगाई चूंकि सत्ता में पार्टी है, उनसे पूछा जाएगा, उससे ध्यान भटकाने का एक तरीका ऐसा है कि आप सामने परोस के रख दो कि हमारे पास ये जवाब। तो क्या जफर, सवाल ये, सत्ता का चरित्र ही ऐसा है। आपके लिए महंगाई बड़ा इशू होती है जब आप विपक्ष में होते हैं, और उसका मैंने जिक्र कर दिया कि स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतर गई थी, प्रदर्शन हो रहे थे, 35 रुपए पेट्रोल के सपने दिखाए जा रहे थे। आज आप दूसरे आंकड़े पेश करेंगे और इन पर बात ना हो तो और मुद्दे हैं। आतंकवाद एक बड़ी समस्या है देश की, वो यकायक बड़ी हो जाती है, जबकि आपकी, मैं मानता हूं, बड़ी उपलब्धि है कि आतंकवाद पर आपने नकेल कसे रखी पिछले 7-7.5 साल। पर अब आतंकवाद का डर, खौफ फिर से दिखाया जा रहा है। देखिए संदीप जी, जब सुप्रिया जी कह रही थी कि सिलेंडर जो है का दाम बढ़ गया है, तो मैं तो उनसे सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस वक्त सिलेंडर का दाम क्या था आपको पता है? उसके बाद जब आपकी सरकार आई तो उसका दाम क्या हुआ वो आपको भी पता होगा। तो ये एक प्रोसेस है जो हर चीजों की दाम इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ती रहती है थोड़ी बहुत।
तो वो उसी प्रोसेस में देखिए तो सालों के हिसाब से देखिए तो इन्होंने बढ़ाया था दाम, और उससे पहले बहुत सस्ती थी। तो मतलब इन्फ्लेशन है, बढ़ती रहेगी, तो वो नारा खोखला था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार तो बता देते भाई इन्फ्लेशन के साथ बढ़ेगी हर बार कीमत। अरे भाई वो सुन तो लीजिए पहली बात। लेकिन जो चीजें, कुछ चीजें जो है इन्फ्लेशन जब पूरा आप देखते हैं, जैसा आप कह रहे थे कि आप खुद कह रहे थे कि उसको वेट्स देते हैं, हर चीजों के वेट्स हैं इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने में, तो आप जाहिर है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं अभी, और ग्लोबली भी बढ़ गया। आप देख लिए कि $100 के आसपास आ गया है। इसकी चीज की इस चीज की भरपाई कहीं ना कहीं सरकार को करनी पड़ेगी। साथ साथ अगर आप देखिए तो चीजों के सीजनल फैक्टर से दाम घटते भी हैं। अभी आप देखिए तो आलू प्याज के दाम कितने और सब्जियों के दाम कितनी तेजी से घटे हैं, वो भी आप देख रहे हैं। तो जब एक परोसते आप खाना और जिंदगी के दस्तूर से जो जीते हैं, उसमें हर चीजों तो थोड़ा उतार चढ़ाव आता रहता है, आपका कहना ये है। 20 सेकंड है आपके पास सुप्रिया। ये सत्ता का चरित्र है। आप आंकड़े, जब सत्ता में थी, आप तो नहीं थी उस वक्त कांग्रेस में, पर कांग्रेस आंकड़े बताती थी, आज बीजेपी आंकड़े बता रही है। महंगाई मार हम झेलते रहे, मोटी बात ये है। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था, अंतर यही है कि सखी सैया तो खूबे कमात है की जगह सखी सैया नईखे कमात है कर दीजिए, और इसीलिए ये महंगाई कमर तोड़ रही है। इसका जवाब इनके पास नहीं है। क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों 23 करोड़ लोग गरीबी सीमा रेखा के नीचे चले गए, क्यों 4.5 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए, क्यों 15 करोड़ परिवारों की आय आधी हो गई, उसका जवाब नहीं देंगे। बेरोजगारी का अगर कोई प्रदर्शन करेगा तो उसको लाठियों से पीटा जाएगा, उसके खिलाफ एनएसए लगेगी उत्तर प्रदेश में। तो असलियत यह है कि जिस बड़े नारे पर आए थे उसको ही खड़ा साबित कर दिया। इन्होंने अभी क्या कहा कि ये तो बढ़ता ही जाएगा। 70 से $75 प्रति बैरल क्रूड ऑयल बजट में लगाया गया है। अब आप ये बताइए कि 10 मार्च के बाद 10 रुपया बढ़ेगा या 15 रुपए बढ़ेगा, कैसे हम तैयारी करें? सिर्फ इतना बता जाइए, क्योंकि बढ़ाइएगा तो आप है ही। चलिए, वो तो 10 मार्च को तय होगा, पर 10 मार्च को सत्ता किसकी आती है ये भी तय होने वाला है। और मुद्दे, मैं वही 60-40 की बात फिर से करूंगा। 40% सीटों पर मतदान हो चुका है, 60 बाकी हैं। मुद्दे क्या होंगे? नेता अपने मुद्दे उठाते हैं, आप जनता जनार्दन हैं, आप किन मुद्दों को सुनना चाहते हैं ये आप भी दबाव बना सकते हैं, क्योंकि वोट आपका तो सरकार आपकी। नमस्कार। हाँ, एक सेकंड। हाँ, कह रहा हूं कि 10 का इंतजार मत करिए। हाँ। जनता को बताइए 7 मार्च के बाद हो सकता है। हाँ। तेल कंपनियां जग जाएंगी, उसके बाद तेल कंपनियां जग जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।